एक मिनट। हाय, वेलकम। हाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले पार्ट में, जहाँ पे बेसिक डिजाइन के साथ हम लोग रोप डिजाइन में आते हैं। तो मेक अ टाइटल, डिजाइन ऑफ रोप। तो जब रोप डिजाइन में शुरू करते हैं, तो प्रीवियस पार्ट में हमने एक टैकल सिस्टम कंसिडर किया था। दैट टैकल सिस्टम वाज गेन इन फोर्स सिस्टम। तो उसके लिए उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, एंड वो एफिशिएंसी के साथ एक्चुअली लोड कितना उठाना पड़ेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इट इज नॉट अवेलेबल इन पीएचडी। इट इज नॉट अवेलेबल इन पीएचडी। तो पीएचडी में प्रिंटेड नहीं है। आपको मीनिंग समझ में आया होगा। तो आई टेकन इट फ्रॉम एन बुक, मटेरियल हैंडलिंग। तो मैं आपको अवेलेबल करके दूंगा, वहां पे रेफरेंस बुक से आपको समझ में आएगा। तो आप सही जगह देखो एंड वहां पे चेक करो कि फॉर्मूला इज विथ अस। एफिशिएंसी ऑफ अ टैकल सिस्टम। तो क्या है फॉर्मूला एफिशिएंसी ऑफ टैकल सिस्टम का? एफिशिएंसी इज ईटा रेज टू माइनस वन। ईटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन रेज टू एन माइनस वन, n into epsilon raised to n, epsilon minus 1. So this is a very basic formula what we are using, and we are taken it from an reference book, material handling. Sure. तो ऑलरेडी मैंने आपको शेयर किया था पीडीएफ, या अगर चाहिए तो आप उसे उतने पेजेस का पार्ट यूज कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आता है, सर इसमें क्या है? ईटा तो एफिशिएंसी है। अभी पहला आता है एन और दूसरा आता है एप्सिलॉन। तो सबसे पहले नीचे लिखते हैं एन का मतलब क्या है। तो एन का मतलब है नंबर ऑफ मूवेबल पुली। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मूवेबल पुली। तो बेटा ये नंबर ऑफ मूवेबल पुली पे तो आप बोलेंगे सर आपने ऑलरेडी अज्यूम किया था, कि बोला भी है कि दो है, लेकिन वो आते नहीं है, वो लाना पड़ता है। कैसे लाएंगे? तो उसका प्रोसेस में आपको दिखा रहा। तो नंबर ऑफ मूवेबल पुली इज ऑलवेज इक्वल टू for the system that we are selecting divided by 2। तो अभी इसके पहले हमने जो फॉर सिस्टम सिलेक्ट किया था, दैट वाज अवर फोर फॉर सिस्टम। कितना था? फोर फॉर सिस्टम। क्यों था? सो बिकॉज अगर 25 टन से नीचे काम करना है तो फोर फॉर में काम करना है। तो अभी अपना फोर फॉर सिस्टम था, तो 4/2। तो अपने को एन का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा? 2 मिलेगा। And what we can say, number of movable pulley that were drawn in our layout diagram were 2. The reason was this. Next one अभी आएगा एप्सिलॉन। अभी एप्सिलॉन मतलब इफेक्टिवनेस नहीं है, इसका अपना मीनिंग है, एंड वो है फ्रिक्शन और पुली फैक्टर। क्या है बेटा? वो फ्रिक्शन और पुली फैक्टर। तो सर ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, फ्रिक्शन या पुली फैक्टर? तो बेटा वो डिपेंड होता है कि जो पुली हम लोग यूज करते हैं, उसके अंदर शाफ्ट के ऊपर जो बेसिक बेयरिंग आती है, वो बेयरिंग हम लोग कौन से टाइप की यूज करते हैं। Obviously, we know there are two type of bearings. Anyone what is first type of bearing? So it is RCB. What is RCB? Rolling contact bearing. अभी मैं full form नहीं लिखता, लेकिन for RCB value of epsilon is 1.02. Second, it is SCB. What is SCB? Sliding contact bearing, and इसके लिए वैल्यू है 1.05। हम सभी को पता है, हमने इवन 6M से इस पे काम किया है, कि जब भी बेटा हमें बेयरिंग सिलेक्ट करना है, तो विच बेयरिंग विल बी प्रिफर्ड? रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। वेरी गुड। सो नीचे स्टेटमेंट दीजिए, कंसिडरिंग रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। तो अभी हमने आरसीबी डिस्कस किया, आरसीबी के साथ तो उसका वैल्यू दिया 1.02। तो अभी अपने पास एप्सिलॉन भी है, अभी अपने पास इन भी है, तो ये दोनों वैल्यू हम लोग फॉर्मूला में पुट करके आंसर ढूंढना चाहते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। एफिशिएंसी
epsilon, that is 1.02 raised to n minus 1 divided by n into 1.02 raised to 2 into bracket 1.02 minus. Anyone the answer of efficiency, please? Use a calcium, man. We can do it. चलिए आप वहां पे, मैं यहाँ पे. तो the answer is Bodhi. I am waiting for all of you. Those who are in 97, offline, very 0.9. good. तो 97%, that is 0.97. बहुत अच्छा लगा मुझे. तो दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग इट इन ऑनलाइन पार्ट, वो टाइम पास नहीं कर रहे, वो कनेक्ट करके सॉल्व कर रहे सर के साथ. बहुत ही बढ़िया बात. वेरी हैप्पी. एफिशिएंसी 0.97. फिर इसके बाद आते हैं अगले पार्ट पे, जहाँ पे नाम होता है लोड ऑन रोड. टाइटल भाई साहब का द लोड विच इज अप्लाइड ऑन द रोड. भाई ये 0.97 इज द करेक्ट आंसर. अगर किसी को नहीं आ रहा है तो बेटा आपको टाइपिंग प्रॉपरली करने को आना चाहिए. ये स्टैंडर्ड है एंड इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे. फिर भी किसी को डाउट डिफिकल्टी है तो प्लीज बोलिए. सर मध्ये एकदम ब्लर होता है. हाँ, अभी वो तो बेटा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, इसके साथ चलते रहेंगे. इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स कनेक्टिविटी. ठीक है ना, बाकी बच्चों को अच्छा स्क्रीन होगा. डोंट वरी. थैंक यू. सो इट इज अ लोड ऑन द रोप दैट वी हैव सिलेक्टेड. तो मैंने पहले कहा कि कुछ टेक्निकल ग्लिच है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. डाउट है तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग में भी डिस्टर्ब करके बोल सकते हो. ठीक है नहीं. इट इज अ लोड ऑन द रोप. लोड टू बी लिफ्टेड. लोड लिफ्टेड कितना है बेटा, यहाँ पे डब्ल्यू है 100 किलोमीटर. सबको दिख रहा है अच्छे तरीके से. वेरी गुड. लोड टू बी लिफ्टेड डब्ल्यू 100 किलो न्यूटन. सेकंड, अब इसके अंदर और क्या क्या लोड लेके आते हैं. दिस इज द फर्स्ट लोड. सेकंड लोड कंसिडर किया जाता है. जो अभी टैकर सिस्टम दिया वो तो हल्का नहीं है ना, उसका भी खुद का लोड आएगा. सो इट इज कॉल्ड एज अ डेड लोड. क्या बोलते हैं उसको? डेड लोड ऑफ टैकर सिस्टम. और कितना होता है वो सर? वो जनरली होता है 0.1 ऑफ डब्ल्यू. अभी 1 मतलब समझ में आया ना आपको? 1 मतलब कितना परसेंट है बेटा? 10% है. ठीक है नहीं. तो कभी कोई लोग आपको परसेंट में लिख के देंगे तो चिंता नहीं करने का. परसेंट बोला तो 10 डिवाइडेड बाय 100, आंसर विल बी 0.1 ओनली. सो तो चलिए 0.1 ऑफ डब्ल्यू है तो बेटा कितना मिलेगा हमें? दैट इज 0.1 इंटू 100. इट गिव्स अस 10 किलोमीटर. सही है दोस्तों. तो यहाँ पे आ जाओ एंड लिखते हैं डब्ल्यू टोटल. इट इज डब्ल्यू टोटल. इट इज डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ओ, या कभी कोई डेट भी लिखता है. दोनों का मतलब एक ही है. 100 प्लस 10 वैल्यू गोस टू 110 किलोमीटर. तो दैट इज द आंसर दैट वी आर हैविंग विथ अस. एंड फिर इसके साथ हम लोग एक्चुअली डिजाइन लोड ढूंढते हैं. ये तो टोटल लोड अप्लाइड हुआ. अभी आपको पता है हाउ टू फाइंड आउट डिजाइन लोड. तो सर पहले ना हम लोग एफओएस को यूज करते थे. अभी एफओएस को यूज नहीं करेंगे. अपना एफओएस, अपना सिस्टम हमने ढूंढ के रखा है. तो बेटा एफिशिएंसी 0.97 आने वाला है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देख लो, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल लोड लिफ्टेड डिवाइडेड बाय टोटल लोड सपोर्टेड बाय द रोप. तो ये हमको पता है 0.97 है, ये 110 है, और यहां से आएगा ब्रैकेट डब्ल्यू, मतलब डिजाइन लोड आएगा. तो बेटा इसको ऊपर लो, 0.97 से डिवाइड करो और मुझे बताओ कैपिटल डब्ल्यू कितना आएगा. हाँ जी, छोड़ दीजिए बेटा, मैं आपके लिए वापिस लिखता हूँ ये.
तो थोड़ा सा बच्चों को ऊपर नीचे शायद करने में तकलीफ होती है, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये इसको डिवाइड नहीं होता है, 110 को 0.90 से डिवाइड, नो प्रॉब्लम. So what we can say, the design load on the rope is 113.4 kilo. Is that clear? Is it visible? परफेक्ट दिख रहा है सारे बच्चों को, कोई तकलीफ नहीं है? यस सर. थैंक यू. तो डब्ल्यू लोड हमें मिल गया. अभी आगे चलते हैं. लोड फॉर फॉल, ये टोटल लोड हो गया. अभी फॉल बोलेगा तो ये फॉल सिस्टम FA LL. तो हर फॉल मतलब हर वो लोड का जो इफेक्ट आएगा वायर पे कैसे जाएगा, तो अभी हम लोग ढूंढते हैं. F इज इक्वल टू ब्रैकेट W, कितने हमने फॉल यूज किए हैं, नंबर ऑफ फॉल सिस्टम. तो ये है 113.4 डिवाइडेड बाय 4. This is the actual force taken by each fall. Anyone the answer, please? 28.35. 28.35. वेरी गुड. तो आप देख रहे हैं बच्चे ऑनलाइन में और ऑफलाइन में दोनों जगह पे आंसर्स दे रहे हैं. बहुत ही अच्छा लगा दोस्त. तो ये हो गया अपना पहला पार्ट, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा स्पेस मैनेज करके यहीं पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे का और एक छोटा पार्ट है उसे कंप्लीट करते हैं. अभी इसके लिए हमें PhD यूज करना पड़ेगा. तो प्लीज टेक आउट योर PhD, go to the page number 9.4. Everyone is requested, open the PhD, go to the page number 9.4 and वहां से हम लोग rope material देखेंगे. We are interested to see rope material. Are you observing rope material everywhere on that page? तो वहां पे बेटा अपने को IPS देखना है. क्या देखना है? IPS. Anyone notice IPS? वो तो बड़े लोग हैं, अपना IPS अलग है. एनीवन? नाम पढ़ो, वहां पे प्रिंटेड है, दिख रहा है क्या? 9.1 पे है, 4 पे है, ढूंढेंगे तो सब मिलेगा. ढूंढो तो जरा PhD में IPS का मतलब क्या है. इट इज नॉट IAS, इट इज IPS. मैं बाजू में होता हूँ, मैं जाता हूँ PhD में, मैं करता हूँ भाई अपना PhD. तो इससे लेके आना है आप सभी को, इसके साथ काम करना है और इसके साथ आगे बढ़ना है. तो चलते हैं. मैं फोकस से बाहर रहूंगा बिकॉज आई एम सर्चिंग द PhD, आई एम फाइंडिंग द पार्ट एंड फिर हमें मिलेगा वहां से. IPS. तो दैट इज रोप मटेरियल. ढूंढो किधर गया पेज, इधर बोला क्या? दैट इज कोई बच्चे देखते हैं, मैं थोड़ी रट्टा मार के आते हैं, हम लोग देखते देखते, पर है वहां पे. आई विल फाइंड आउट एंड आई विल शो यू दैट पेज नंबर. इट इज ऑन द किधर गए पापा? 9.1 rope material, rope application, rope drum, life. Yes. And the value is 180 kgf per something. ये बच्चों के लिए गुम हो गया वो. ऐसे ही होता है, जब गुम होता है तो किसी को भी नहीं मिलता, सर को भी नहीं मिलता है. तो अभी लिख के रखते हैं, तो इसी का पेज नंबर ढूंढ के आपको बता देते हैं. तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट. इट इज IPS. It is called as improved plane steel. It is called as improved
प्लेन स्टील with ultimate strength of जो 9.4 से आपको देखने को मिलेगा सिग्मा यूटी 160 to 190 kgf पर mm² के बीच में है, तो दोनों के बीच में हमें सिलेक्ट करना है। तो सिग्मा यूटी का वैल्यू देते हैं 180, तो kgf में 180 है। एनीवन 1800 न्यूटन पर mm²। एनीवन फाउंड आउट दैट पार्ट, मिलेगा तो मैं बता देता हूँ। आगे चलते हैं। सर आयपीएस चा काय बोलले तुम्ही? इम्प्रूव्ड प्लेन प्लेन स्टील फिर जो उसका रे होता है रोप रे। रे मतलब हाउ द फाइबर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो बेटा उसमें एक होता है क्रॉस रे, दूसरा आता है पैरेलल रे। तो क्रॉस में क्या होता है? क्रॉस में एक दूसरे के साथ हम लोग अप्लाई करते हैं, पैरेलल में वो सीधा आता है। तो क्रॉस में फायदा होता है कि उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, एंड पैरेलल में फायदा होता है कि वो मोर फ्लेक्सिबल है। तो अपनी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अनुसार हमें ये रे को डिसाइड करना है। श्योर। तो ऑब्वियसली वजन उठाना है, वी रिक्वायर मच मोर स्ट्रेंथ इन द rope, so always select a cross ray. So make a statement based on strength criteria, select cross ray type, रे LAY क्रॉस रे म्हणजे एकमेकांमध्ये फायबर्स असतात आणि स्ट्रेंथ जास्त चांगली मिळते, अच्छा मिळते। हो गया देखिए भाई। तो जस्ट रिक्वेस्ट मैं बाजू में होता हूँ, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, प्लीज समबडी कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट, या अच्छा एक फोटो ले लो, प्लीज ले लो। ऑनलाइन वाले भी बच्चे भी लेके रखो, तो दैट चाहे तो मैं यहाँ पे जाता हूँ बाजू में, तो दैट आप इसका एक अच्छा फोटो ले सकते। तो इस मुझे छोड़ के दीजिए। स्पेसिफिकली दोज हु आर इन ऑनलाइन, प्लीज गेट अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड अपलोड इन द ग्रुप। ये वो सारे ऑनलाइन के बच्चों के लिए था, बिकॉज आप अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे बोर्ड रख करना है एंड आगे जाना है, या आप वीडियो को रिप्ले करके पीछे जाके पॉज करके वापिस आगे कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके साथ है, पक्का? तो ये इधर का पार्ट में रब करता हूँ, होप से ये सभी का हुआ होगा। फिर हम लोग जाते हैं टाइप ऑफ रोप पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा इसके अंदर? टाइप ऑफ रोप। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है ऑर्डिनरी रोप। और ऑर्डिनरी रोप किससे बना होता है बेटा? वायर से बना होता है। लेकिन इसके अंदर भी अभी कुछ कंसेप्ट है, प्लीज देखिए, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये टाइप ऑफ रोप के लिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोप, क्लियर? तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ rope constructions are available. One is 6x7, another is 6x19, and third one is 6x37. तो जब हम लोग नंबर लिखते हैं 6x7, 6x19, 6x37, तो क्वेश्चन आता है इसका मतलब क्या है?
तो मैं पहला शायद इसका मतलब आपका अवेलेबल करके देता हूँ, इट इज 6/19। तो 6 का मतलब होता है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन रोप। अभी कोई बच्चों को शायद स्ट्रैंड पता नहीं चलेगा तो मैं बताता हूँ आपको। नंबर ऑफ वायर, नंबर ऑफ वायर्स इन स्ट्रैंड। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं "सर, क्या सांगता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, कहना क्या है"। तो भाई समझ के लो पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क 5 मार्क को शॉर्ट नोट में भी आता है, आई में भी आता है, तो मैंने बोला चलो आज पढ़ा दे। इस सिंपल जैसे मैंने खेल ले लिया, अपना केस तोड़ के दे दिया बेटा, तो ये इसका नाम होता है वायर। क्या नाम है बेटा? ऐसे आपको 19 वायर्स एक्स्ट्रा लेने हैं। कितने वायर्स एक्स्ट्रा लेने हैं? 19। तो अभी मैंने यहाँ पे जो गुच्छा पकड़ा है वो कितने वायर्स का है? 19 छोटे छोटे वायर्स है। सही बात है। तो बेटा ये जो छोटे छोटे 19 वायर्स है, इनको मैंने ट्विस्ट करना चालू किया। तो इनको ट्विस्ट करके मैंने क्या बनाया? एक छोटा सा वायर बनाया। बात समझ में आया? तो 19 स्मॉल वायर्स थ्रेड्स लेके उनको अपने ट्विस्ट करके एक छोटा सा वायर बनाया। एंड अभी ऐसे कितने वायर्स लेंगे हम लोग? 6 लेंगे। एंड ये 6 वायर्स एक साथ लेके उनको वापिस क्या करेंगे? ट्विस्ट करेंगे एंड उनका क्या बनाएंगे? एक वायर बनेगा। आर यू गेटिंग मी द कंसेप्ट ऑफ इट? मतलब जब भी मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ यू शुड सी द इलेक्ट्रिक वायर ऑल्सो। वो 3 कोर आता है, 4 कोर आता है, मतलब उसके अंदर 3 वायर्स आते हैं। फिर उसमें से कोई भी एक वायर कट किया एंड अगर उसको हमने ओपन किया तो उसके अंदर भी हमें वो पर्टिकुलर पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो श्योर समझ में आया? वापिस एक टाइम रिपीट करूं तो ये नंबर ऑफ वायर्स इन स्ट्रैंड मतलब सर एक छोटा सा थ्रेड ले लो, थोड़ा सा अपना बाल ले लो। ऐसे एक बाल है, ऐसे कितने लिए हमने? 19 लिए। मस्त पैकी याद आया? अपने घर में ग्रैंड मदर बनाती थी ना, वाती बनवायच्या अशा कापूसातून धागे काढून। इट इज समथिंग इन दैट फैशन, लेकिन ये मीटर का है। तो 19 को एक साथ ले लिया, 37 है तो 37 को एक साथ लिया, उनको ट्विस्ट करके एक ही छोटू बनाया। एंड ऐसे कितने छोटू लेंगे? 6। यानी 6 छोटू को एक साथ लेके उनको ट्विस्ट करा के आपको एक प्रेजेंट करते हैं। इट इज कॉल्ड एज 6 स्ट्रैंड इन एन वायर। पक्की बात होगी? 100%। तो अगर कॉमन सेंस है 6/7 कभी यूज करेंगे क्या? कभी भी नहीं सर। तो उसको हमेशा ध्यान में रखने का, प्लीज अवॉइड दिस। तन्वी भाई, आसमी भाई, तो 7 वायर है ना सर, क्या स्ट्रेंथ होगी? अभी अपने को ज्यादा लोड उठाना है, क्रेन है। ऐसे कभी सोचा आपने? क्रेन ना लोड लेके जा रहा था, लेकिन ना उसके वायर टूट गया बीच में और लोड नीचे गिर गया। चलेगा क्या? कैसे इंजीनियर बनेंगे हम? है कि नहीं? तो एनीवन ऑर्डर द ऑप्शन, एक तो 6/19 या 6/37। अगर उसमें भी वायर्स कम है ना, तो बेटा उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है स्ट्रैंड के अंदर, वो आपको अच्छी मिलती है। तो 6/19 कैन बी प्रीफर्ड अगर आपको ज्यादा लोड नहीं करना है, मतलब आप कम कैपेसिटी कम टन में काम करते हैं तो 6/19 है। लेकिन जनरली अगर 10 टन या उसके आगे आप जाते हैं तो यू शुड गो फॉर 6/37। तो अब जब इंडस्ट्री में जाके कोई आपको बोलेगा हाँ बेटा वो क्रेन का अपना रोप जा खरीद के ला मार्केट से, तो आप उसको जाके बोलेंगे क्या? एक रोपो दे, एक क्रेन वाला रोप। ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। वी हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वो पढ़ने के लिए सब्जेक्ट होता है। लेकिन नहीं तो लोग पूछते थियोरी का फायदा क्या? तो बेटा वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आगे यूज है। तो मैंने कभी किसी को काउंट नहीं किया, मैंने ऐसे आंसर दे दिया। तो चलो इसके नीचे लिखना है आपको, वर्डिंग में लिख दो। फॉर हायर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, for higher flexibility and strength, use या सिलेक्ट। बोल रहे अपना आंसर क्या है? सिलेक्ट 6/37। सिलेक्ट 6/37। इज दैट क्लियर? फिर और एक छोटा पार्ट है जगह बाकी, कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट आइटम इज सेल्युलर ऑटो।
क्या है, फेल होगा। अभी तो डिजाइन चालू हो गया ना अपना, फेल्यूर ऑफ रोप। तो इसके अंदर दो भाई साहब है उसके, पहला एक अंदर के वजह से फेल होता है, उसको कहते हैं इंटरनल फेल्यूर, and second one is called as external failure. First one is internal, second one is a external. तो अभी बहुत जन को पता नहीं रोप इंटरनल कैसे फेल होगा। तो बेटा अभी हमने बोला ये कैसे है, वायर्स है ना, वो हमने क्या किया, ट्विस्ट करके एक साथ लाए, मतलब वो भी जब मूव एक दूसरे के साथ वायर टू वायर घिसेगा ना बेटा, वहां पे नीचे लिख के रखिए इंटरनल फेल्यूर का मतलब क्या, लिखो इंटरनल फेल्यूर, it is due to internal failure. It is due to rubbing action. It is due to rubbing action between the wires. It is due to rubbing action between the wires. Second one. What is second title? External failure. Anyone what is meaning of what external failure? बोलिए भाई साहब। अभी ऑब्वियस लोड की वजह से आएगा, तो उसको कहते हैं मैकेनिकल फेल्यूर। देखो एक्सटर्नल फेल्यूर इज मैकेनिकल फेल्यूर, मैकेनिकल फेल्यूर। और इसमें बेटा कितने टाइप के फेल्यूर होने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सोचो ना, हुक के ऊपर आपने रोप अप्लाई करके रखा है, रोप से पकड़ के रखा है उसे, याद करो। तो रोप पे अगर डायरेक्ट लोड आया तो डायरेक्ट लोडिंग, और अगर बाजू में आया तो इसेंट्रिक आया तो इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से क्या होता है बेटा, वो कहता है झुकेगा नहीं। अरे क्या होगा ये, अरे जोशी सर बैंड हो गए। कम ऑन मैन, देयर आर बेसिक टू टाइप ऑफ फेल्यूर्स व्हिच आर कंसीडर्ड इन डायरेक्ट लोडिंग। डायरेक्ट सेंटर पे है तो डायरेक्ट, और बाजू में दिया इसेंट्रिक तो बेंडिंग ना बाबा। कल जाके आप पढ़ाएंगे और किसी को, आज आपके पास कागज आएगा, यू आर इंजीनियर, तो सोचो उनका क्या हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन से, मैकेनिकल, मैकेनिकल फेल्यूर के दो भाई साहब आएंगे। एक आएगा डायरेक्ट टेंसाइल एंड दूसरा आएगा बेंडिंग। तो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम सभी को फोकस करने हैं जब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली कोई पूछेगा इसके साथ और कौन सा फेल्यूर हो सकता है, तो बेटा इट मे बी अ करोजन फेल्यूर, इट कैन हैव सम एब्रेसिव फेल्यूर, और ज्यादा एब्रेसिव एक्शन होता है रोप एंड पुली के बीच में, समझ में है ना, तो वो भी आप इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं द डिफरेंट टाइप ऑफ फेल्यूर्स, एक दो तीन, और उसके बाद चाहे तो यू कैन राइट करोजन फेल्यूर और एब्रेसिव फेल्यूर। चल अभी चलते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन में। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, बिकॉज बेटा 6 मार्क्स के लिए आता है ये पूरा का पूरा पार्ट। तो अभी कब से आप देख रहे हो ना, मैं आई एम राइटिंग द सेकंड टाइम, बोर्ड सेकंड टाइम लिख रहा हूँ, सेकंड टाइम बोर्ड भी शायद कम पड़ेगा और थर्ड टाइम थोड़ा जाना पड़ेगा। इतना पेपर में लिखेंगे तो आपके 6 मार्क्स अश्योर्ड होते हैं, और ऐसे 3 सेट करेंगे तो आपको 15 या 18 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आ जाए। तो अभी बढ़ते हैं आगे, लेकिन यहाँ पे जगह है तो उसको यूज करते हैं। इट इज रोप साइज, मेक अ टाइटल टू फाइंड रोप साइज। तो सर अभी रोप साइज ढूंढना है, डिजाइन करना है, तो कोई क्राइटेरिया लेना पड़ता है, जैसे हमने गियर में दिया था वैसे रोप में भी है। तो ये कंटिन्यूस लोड लगा रहेगा क्या वहां पे, नहीं, तो उसको कहते हैं स्टैटिक फेल्यूर। तो नीचे लिखिए, टाइटल हो गया सबका रोप साइज,
उसके नीचे देखो नोट आपको समझने के लिए, फाइंड द रोपर साइज, फाइंड द रोपर साइज बेस्ड ऑन, फाइंड द रोपर साइज बेस्ड ऑन static cellular, based on static cellular and obviously अभी चेकिंग किसमें करेंगे, स्टैटिक में डिजाइन हुआ तो फटीग सेलुलर या डायनामिक सेलुलर, एंड टेक इट फॉर डायनामिक या फटीग सेलुलर. Check it for fatigue cellular. Sure. अभी सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब पार्ट है, पूरा फोकस कीजिए 100%. तो अभी ये सारी बातें हमें कहां से मिलेंगी, सो वी हैव टू गो टू पीएचडी. आ जाओ अभी, होप्स तो पेज नंबर यहाँ पे सही निकलेगा. इट वाज 9.1. गो टू द पीएचडी 9.1 प्लीज एवरीवन. एंड वहां पे आपको कैपिटल ए का फॉर्मूला ढूंढना है. क्या कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा? Whether he has found out? Yes sir, it was the first formula which is printed below that part. मिला सबको? कैपिटल ए इज गिवन बाय, आर यू ऑब्जर्विंग इट? यस सर. तो उसे देख के पहला फटाक से लिख के निकालिए. देखिए आई एम ऑल्सो यूजिंग द सेम पीएच, ठीक है नहीं? तो आपको फॉर्मूला लिख के निकालना है दोस्तों कैपिटल ए का. and capital A is given by F divided by sigma U upon N minus small d upon capital D minimum into DW. ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया. ये डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इंटू ई डैश. तो देखने के बाद भी बच्चा पहले बोलता है सर ये कैंसिल हुआ, वो कैंसिल हुआ. वो कुछ भी बोल सकते हैं, बच्चे बच्चे है कि नहीं? अगर आपको आगे होने हैं तो पढ़ाई करना पड़ेगा. अरे मतलब मिला सबको? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी के ध्यान में आया क्या पहला मिस्टेक क्या है? पहला बच्चा बोलेगा सर ये डी और डी को कट कर दो, ऐको लिख रहे. दर्जा है ना उसका बाबा, बहुत बड़ा दर्जा है. सिस्टमॅटिक प्लॅन आहे तो, हा वेगळा पार्ट आहे, हा वेगळा आहे. आता हे सगळं शोधायचं आपल्याला, हे सबको ढूंढना है. ये बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं आता है लोगों को पढ़ने को और पढ़ाने को. प्लीज ध्यान दो, फोकस करो. आगे सारे बच्चे यहाँ पे अभी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. सबसे पहले ऊपर से निकलते हैं और ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चलते हैं, फिर जाके वैल्यू पुट करेंगे. बोलो बेटा एफ आपके पास है क्या? है. पीछे जाओ, ढूंढो. बोर्ड वर्क किया ना मैंने, आपके पास नोटबुक में है. फटाफट ढूंढो और बताओ एफ कितना आया. एफ मिला 28.35 किलो न्यूटन. अभी एक छोटू सा प्रॉब्लम है कि इसमें ये फॉर्मूला कहता है कि इसमें जब एफ पुट करना है इट हैज टू बी इन केजीएफ, इट हैज टू बी इन केजीएफ. अभी ये किलो न्यूटन है. कोई बच्चा मुझे बताएगा हाउ टू कन्वर्ट किलो न्यूटन इन केजीएफ? इफ यू नीड अ शॉर्टकट, आई एम हैविंग एन शॉर्टकट, मैं डिटेल भी दिखाता हूं. सो शॉर्टकट ये है, 1 किलो न्यूटन इज 100 केजीएफ. क्या बोला मैंने बेटा? क्या से बोला? इट इज 1 किलो न्यूटन इज 100 केजीएफ. अभी क्वेश्चन है कैसे आया सर, तो उसको भी लेके आते. तो 1 किलो न्यूटन में कितना होता है? 1000 न्यूटन. सही बात है. एंड वो अपना फॉर्मूला याद है सबको, 1 न्यूटन इज या 1 केजीएफ इज, सही है ना? 1 केजीएफ इज 1/10. अरे भाई चेक करना है तो पीएचडी में प्रिंटेड है. प्लीज जाइए 1.9 पे जाइए प्लीज. मैं कहता हूं करके मत सुनो. देखो भाई पीएचडी इंतजार में है, दो बच्चे के बीच में एक ही पीएचडी है, वो देख रहा है कौन मुझे यूज करेगा, कौन मुझे हाथ लगाएगा. क्या वो ब्लैक स्पॉट होगा या वो क्या हो जाएगा? अरे देखो भाई 1.9 पे
त्यांचा पण न्यूटन दोघांचा एक वापरणार आहे का? तो 1 kgf का वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन है, सही है। तो 1 न्यूटन का वैल्यू कितना है? 1/10 kgf। तो जिसको नहीं आता है तो उसके लिए क्वेश्चन से यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। अभी सबको पढ़ाना है तो 10⁻³ ये किस में आ गया? न्यूटन में आ गया। ये 28.35 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10 किया तो किस में आ गया? केजीएफ में आ गया। तो 10 गया, 3 में से 2 बचा, 2 इंटू 100। बोलो बेटा एनीवन एफ का वैल्यू क्या आएगा? तो बहुत लोग ऐसे पढ़ाते हैं, मैं हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, कहता बेटा 2 डिस्टमर आगे चल, बात खत्म हो गई। इधर देख रहे 1 किलो न्यूटन इज 100 kg। तेरे पास 28.35 तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, है कि नहीं? क्या बात है, सच ब्यूटीफुल एंथुसियाज्म। असो एफ मिळाला। आता कोणाकडे इंटरेस्ट? खरं सांग बेटा, इंटरेस्ट कशात? अहो बाकी आहेत ना, एफ झाला, हे 2 बाकी आहे, डायरेक्ट पुढे उड्या मारताय। या वयात असं वाटतं सगळं इन्स्टंट असावं, डायरेक्ट मिळावं, पण आहे मग घ्यावं लागेल ना आपल्याला। पोरं विचारते नंतर किती मिळाला सिग्मा यू, बरोबर की? अभी 1800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ना बेटा, अपने को केजीएफ में चाहिए। तर काही जण स्टँडर्ड हुशार असतात, ते परत मल्टिप्लाय करत बसतात। बेटा ऑलरेडी व्हॅल्यू केजीएफ मध्येच मिळाली होती, ती बघ आणि येऊन टाक। किती है? 180 गिवन टेबल। तो सिग्मा यूटी, इससे मैं बता रहा हूँ कि वी नीड टू कन्वर्ट डाटा इन टर्म्स ऑफ इट। 1800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर वाज द कैलकुलेशन, वी विल से 180 kg पर एमएम। अभी बेटा वहां पे सेकंड क्या है? एन है, एन दिखा क्या सबको? एन अभी ऑब्जर्विंग एन, व्हाट इज एन? आओ कोई पीएचडी में 9.1 पे ढूंढते हैं क्या है एन का वैल्यू। सारे बच्चे, यस इट इज प्रिंटेड, इट इज अवेलेबल एट दैट पॉइंट। बोल बेटा काय छापलाय? स्मॉल एन कुठे छापलाय? बाकीना दिसत नाही अजून। वेरी गुड। होता क्या है, अभी बच्चों को ना, मैं थोड़ा बाजू में हूँ बिकॉज आई एम यूजिंग द पीएचडी, है की नाही? कुठे मिळाला इंच फॅक्टर? मिळाला। काहींना नाही मिळाला, कारण आपण सगळ्यांना मदत करूया। तो बेटा कभी कभी ना ये पीएचडी में ना सिंबल भी अलग अलग होते हैं, मतलब सिंबल एक ही होता है, टाइटल अलग अलग होते हैं। अभी भी मैं आगे नहीं जा रहा था बिकॉज वी डन एन मिस्टेक, तो अभी सुधारू के बाद में सुधारू? उस बाद आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो बेटा ये एमएम स्क्वायर नहीं चलता है, वहां पे ध्यान से देखो। यू आर इन मच हरी, ये इंसान का जमाना है, तकलीफ होती है। सिग्मा यू में अगर आप आएंगे ना तो वहां पे आपको लिखना है इट इज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाई एन, बट बेटा इट्स यूनिट इज केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो वहां पे यूनिट लिखा है क्या? तो केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना बेटा, एंड आप इतने जल्दी में है तो केजीएफ ऑलरेडी था, तो केजीएफ पर एमएम स्क्वायर लिख के भाग जाएंगे। चलेगा क्या भाई? गलत आएगा कि सही आएगा? कल कोई नहीं चेक करेगा। मैं इससे बता रहा हूँ बच्चों को, प्लीज जागो, समझ के लो, डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट समझ के लो। तो ये 180 केजीएफ पर एमएम स्क्वायर हुआ है। वी वांट इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। एनीवन? 1 एमएम में कितना सेंटीमीटर आता है? 0.1 तो काय करो भाऊ, 1 एमएम में 1/10 सेंटीमीटर आता है, मतलब 10⁻⁻1। आया हा दादा? दादा माझा हा एमएम स्क्वायर है, म्हणजे 10⁻⁻2 आएगा। समझ में आया? वो भी किधर है बेटा? नीचे है। वो -2 को ऊपर लाया तो 10⁻2 मतलब 100 आएगा। तो ये 180 के आगे अभी कितने जीरो आएंगे?
दो आएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। बीच में भाग गया ना, 18,000, are you getting it? 18,000 kgf per centimeter square. So that is the answer for the particular part of sigma ut. फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे स्मॉल एन के लिए, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज मिस्टेक था ना, तो मैं वहां पे बोला कि थोड़ा रुकते हैं सेशन। अभी आगे आते हैं, अगला मिस्टेक बच्चे हुए करने को तैयार ही है बैठे हुए, तो वहां पे आओ एंड पढ़ो 9.1 पे कि बेटा स्मॉल एन क्या है। तो स्मॉल एन प्रिंटेड है, पढ़ो पढ़ो बेटा, स्ट्रेस फैक्टर, डिजाइन फैक्टर, एंड इट इज गिवन बाय, लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल एन, नाव काय तुझं रे, तो माझं नाव स्ट्रेस फैक्टर, या भाई साहब का दूसरा नाम डिजाइन फैक्टर, एंड ये स्ट्रेस फैक्टर भी पढ़ेंगे, बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, वो होगा एन डैश इंटू ड्यूटी फैक्टर। क्या बात है, एन डैश इंटू ड्यूटी फैक्टर, ये तो और भी मजेदार बात हो रही है। अभी अपने को एन डैश ढूंढना पड़ेगा एंड ड्यूटी फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, फिर कहीं आगे जाके हम लोग वैल्यू सॉल्व कर पाएंगे। तो पीएच रख दिया मैंने, पकड़ के हाथ दुखता है कि नहीं बेटा, बड़ा मजा आ रहा है ना, एक ही डिसीजन कितना अच्छा तरीके से चल रहा है। तो चलिए आगे आते हैं। तो एन डैश फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफओएस, ये भाई साहब का नाम है एफओएस, और इसको हम लोग देते थे सर्विस फैक्टर। तो भाई एफओएस कितना देते हैं, सर ने क्या बोला था, आता है बोटो 5 तो 5 आ गया। सर्विस फैक्टर मॉडरेट ड्यूटी 1.2 दे सकते हैं, चॉइस अपना है। तो एनीवन द वैल्यू ऑफ एन इज 5 into 12, 12 पंचे 60, एक डिसिमल शिफ्ट किया, स्मॉल एन इज इक्वल टू 6। बोला ये सर, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, या तो सारे बच्चे आगे, अभी आगे देखो हमें क्या चाहिए। तो हमें चाहिए दो नाम, एक भाई साहब का नाम है, तो थोड़ा जगह बचा रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं डी मिनिमम, इट इज अ मिनिमम पूरी डायमीटर, मिनिमम पूरी डायमीटर। और बेटा इस डी डब्ल्यू देखो मैं कैसे आ रहा हूं, पहले मैंने एक समझाया सिग्मा यू एन, अब ये दोनों के साथ में काम करने चाहता हूं, इनके बाद इधर आऊंगा, इसके बाद इधर आऊंगा, तो पहला पूरा मीनिंग समझ करेंगे, फिर जाके फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे और अपना काम होगा। तो ऐसा नहीं मैं कहूंगा स्टैंडर्ड है लिखो कॉपी करो, हर एक बात समझ के आगे बढ़ेंगे। तो अभी डी मिनिमम है, मिनिमम डायमीटर ऑफ पुली, तो डी डब्ल्यू है ये, इट इज अ वायर डायमीटर, इट इज वायर डायमीटर, सही बात है। तो ये डी मिनिमम एंड डी अपने को किधर से मिलेंगे, तो वही पेज पे आप नीचे आ जाओ, आ जाओ सारे बच्चे नीचे, आगे क्या देखो जरा, एंड वही एब्रिविएशन या फॉर्मूला के नीचे दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल टेबल प्रिंटेड है, आर यू गेटिंग दिस टेबल, मिला? अभी आराम से देखो, उसमें प्रिंटेड है नंबर ऑफ बेंड्स एंड कैपिटल डी मिनिमम अपॉन स्मॉल डी, एनीवन हाउ मेनी बेंड्स दैट वर सिलेक्टेड, बोलो बेटा। और इससे पहले था 3 बेंड, 3 है ना बेंड अपने, तो इसमें आ जाओ 3 बेंड पे, एंड कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल डी मिनिमम अपॉन स्मॉल डी, 23। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम PhD 9.1 फॉर बेंड्स, नंबर ऑफ बेंड्स कितना है बेटा 3, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डी मिनिमम अपॉन स्मॉल डी, 23, सही है क्या बेटा 23। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे मिस्टेक होगा, हाँ वेरी गुड, कैसे आएगा, बिकॉज गिवन फॉर्मूला में कैपिटल डी मिनिमम अपॉन स्मॉल डी नहीं है, इट वाज अ डी अपॉन कैपिटल डी है,
तो बेटा अपना वैल्यू वहां पे जब पुट करेंगे तो कितना पुट करेंगे 1/23, तो यही पे लिख के रखो, दैट इज टेकिंग रेसिप्रोकल ना बेटा, समझे ना, जो वैल्यू वहां पे जाएगा। ऑब्जर्वेशन, तब एफ ढूंढा, सिग्मा यू एन हो गया, ये रेसिप्रोकल भी ढूंढ के दिया। अभी भाई इसके आगे जाना है, बोलो आर यू रेडी? मस्त मजा येते ना, चला। तब इसके लिए स्मॉल डी के लिए वहां पर एक फॉर्मूला अवेलेबल है, आ जाओ सारे बच्चा लोग, मिला सबको फॉर्मूला? तो हाँ समझा ना, ए भाई फॉर्मूला मिला सबको? हाँ, वो फॉर्मूला अपने को, हाँ सर दिख गया ना, वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला आपको वहां पे देखना है, तो जो फीस भरते हैं उन्हीं को दिख जाता है ना फॉर्मूला, बाकी के लोग ढूंढते रहते किधर है। तो पीएचडी में है, समझ में आया ना, यू आर स्मार्ट इनफ। तो इट इज स्मॉल डी इज इक्वल टू 1.5 dw इंटू रूट ऑफ आई। अभी क्वेश्चन आता है क्या है सर, तो बेटा ये सारा बुक का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करेंगे मटेरियल हैंडलिंग के लिए। तो अभी क्या है वो समझाता हूँ। ये डी अपॉन डी डब्ल्यू ये रेशियो हमें चाहिए ना, तो उसके लिए ये रूट आई एंड 1.5 आर द नंबर्स। तो रूट आई क्या है उसको समझ के देते, काम हो गया। तो नीचे नोट लिखो, स्मॉल आई इज इक्वल टू, ये पीएचडी में फॉर्मूला लिखा ना भाई, मतलब सॉरी नोटबुक में लिखा ना भाई, समझ में है ना आपको? गलती से बोलते हो हमें, आप इंटेलिजेंट है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, पेपर में कॉपी नहीं कीजिए। हाँ, small I are the number of wires, total number of wires in the rope, total number of wires in the rope, ROPE, number of wires in the rope। तो बच्चा मुझे बताएगा अभी टोटल कितने वायर्स है बेटा आपके पास? 6/37 है ना, तो 6 वायर्स, तो टोटल 6 × 37, 37 का एक स्ट्रैंड है ना बाबा, और ऐसे 6 स्ट्रैंड है ना आपके पास, तो टोटल वायर्स कितने मैंने पूछे, तो कितना आंसर आएगा आई का? 222। आई का आंसर आएगा 6 × 37। वेरी गुड, ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर दे रहे। तो केपी थोड़ा एंगल देखा तो दिखेगा, केपी एक तो इधर है तो इधर, यस परफेक्टली, मतलब एंगल दिखेगा, मुझे भी समझ में आता है। 6/37 एनीवन? 3/2, वेरी गुड। तो अभी 3/2 वैसा आपको फॉर्मूला में पुट करना है। देखिए मैं कैसे एडजस्ट करता हूँ फॉर्मूला को, डी डब्ल्यू को नीचे लाता हूँ, तो मुझे मिलेगा डी बाय डी डब्ल्यू इज 1.5 इंटू रूट ऑफ आई। इसका आंसर मिलेगा 1.5 इंटू रूट ऑफ आई, कितना आएगा? 22.35। एंड हाँ जी, somebody has given that answer, 22.35। वेरी गुड। लेकिन मुझे बताइए सच में ये आंसर में इंटरेस्ट है क्या अपने को? अपने को किस में इंटरेस्ट है? देखो इधर फॉर्मूला में वी वांट डी डब्ल्यू बाई डी, उसका अभी आपको क्या देना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। तो प्लीज टेक, यही बातें हैं छोटी छोटी, ये अगर समझ के देते तो इसका भी आएगा रेसिप्रोकल, एंड उसका आंसर आएगा 0.04474। अभी मेरे कॉमन सेंस ना, इंजीनियर बनेंगे ना, 7 से में पहुंच गए, अभी भी 0.0447 देगा, 0.045। कमान दोस्तों, एंड द लास्ट वन इज, ये होने के बाद ये है कैपिटल ई डैश। अगर इट स्टैंडर्ड वैल्यू लिख के रखिए, नाम है ई डैश का, corrected modulus of elasticity for the steel. Sorry, it is my pronunciation mistake. It is corrected. Where is Harijit? It is corrected. Modulus of elasticity, जिसका वैल्यू दिया जाता है 0.8 इंटू 10⁻⁶ से,
kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। तो अब तक हमने क्या किया देखो, एफ ढूंढा, सिग्मा यू एन डी बाय डी मिनिमम डी डब्ल्यू बाय डी एंड ई डैश। तो अब ये सब वैल्यूज उठाने का, ये फॉर्मूला में डालने का भाई साहब, एंड फाइंड आउट द आंसर ऑफ कैपिटल ए। तो यस, एनीवन हैज गॉट द आंसर? कोई स्मार्ट है जो बहुत ही आगे भागा हुआ है? बाकी बच्चे मेरे साथ कर सकते हैं। Is it visible ना नीचे? So just we are putting the values only. Very good. That's a proud we have girls with us. Very good. It's second wrong answer. 1.97 is the correct part. So I'm appreciating your effort, man. But please just check it out. कहाँ पे कैलकुलेशन में नंबर आगे पीछे तो नहीं हुआ बेटा? ये बीच का माइनस साइन तो आपने सही दिया है, ये डाटा अलग है, क्योंकि इसमें कभी कभी ना बच्चा ऊपर एक साथ माइनस कर देता है। हाँ, तो these are some common mistakes what we observed for number of years. तो बेटा यहाँ से आपको कैपिटल ए मिलेगा 1.97। बेटा यूनिट क्या देगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द रीजन जो हमने इसको आपको सुधारा था, केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लाया था, है कि नहीं? तो अभी एरिया मिला एंड ऑब्वियसली अनदर फॉर्मूला अवेलेबल फ्रॉम द पीएचडी ओनली। सच में है, आप आइए वहां पे कैपिटल ए में, प्लीज आइए फ्रॉम पीएचडी 9.1 पे आपको फॉर्मूला देखने का मिलेगा। कैपिटल ए इज 0.4 pi by 4 d square. It is 1.97 0.4 pi by 4 d square. ठीक है क्या ऐसी? Get apart. Let me know the diameter. Haji? So you can make it as 25 mm. Are you getting it? Are you getting it? And फिर अभी बेटा सेकंड बोर्ड भी खत्म हो गया, बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है। तो ऑलमोस्ट वी आर डिजाइन द पार्ट, अभी चेकिंग चालू होगा रोप का, तो उससे हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। तो प्लीज बना रहिए एंड होप सो मुझे बताइए, आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? आर यू गेटिंग हाउ टू यूज पीएचडी टू गेट द आंसर्स? एंड और तीसरा टाइम बोर्ड कंप्लीट करने के बाद आपके हमारे 6 मार्क्स कंप्लीट होंगे। तो दिस वाज द डिजाइन पार्ट, और अभी मूव करेंगे चेकिंग पार्ट, अगले पार्ट। थैंक यू। तो मैं बाजू में हो रहा हूँ, सो दैट यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। एंड सारे दोस्तों को अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक बनता है, शेयर कीजिए। दिस इज मी जोशी सर, रिकॉर्डिंग इट फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस। You can download the app Success Peeda, KWEDA, from the Google Play Store and ask for the subjects. Thank you.